ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, जिस इतिहास का वर्णन महाभारत में आता है, जिस इतिहास पर महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलम ये महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य पर आधारित शाकुंतलम ये तेलुगु हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म कल 14 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 22 मिनट की है। समंता और देवमोहन इसमें मुख्य भूमिका में है और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है गुणशेखर जी, जो इससे पहले कई सारी ऐतिहासिक एवं पौराणिक फिल्मों को बना चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें 1997 की सर्वोत्कृष्ट बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी रामायणम ये फिल्म आती है, और उनकी इससे आखिरी फिल्म थी 2015 में आई हुई अनुष्का शेट्टी द्वारा अभिनीत रुद्रमादेवी। और उसके अभी 8 वर्षों के बाद में उन्होंने शाकुंतलम को डायरेक्ट किया है। फिल्म का बजट 60-65 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। देखिए, फिल्म की पॉजिटिव बातों के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले जो बातें मुझे पसंद नहीं आई उस पर मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा। 60-65 करोड़ फिल्म का बजट बताया जा रहा है, और उसमें से ज़्यादातर बजट उन्होंने जो वन्य प्राणी है, जंगल के जो अलग अलग प्राणी हैं, उन्हें बनाने पर ही खर्च कर दिया है, ऐसा लगता है। और उनका जो CGI था वो भी बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और मेरे अनुसार उन सारे वन्य प्राणियों को क्रिएट करने पर जो उन्होंने अपना पैसा खर्च किया है, उसकी जगह पर जो सेट्स है, लोकेशन है, कैमरा वर्क है, एक्शन सीक्वेंसेस है, उन पर उन्हें अपना खर्च ज़्यादा करना चाहिए था, या इवन और एक्टर्स को उन्हें कास्ट करना चाहिए था, लेना चाहिए था। अभी ज़्यादातर फिल्म में जो स्क्रीन है वो बिल्कुल खाली खाली लगती है। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो मुश्किल से 2 या 3 कैरेक्टर्स हमें ज़्यादातर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। एक तो शकुंतला का, उनकी जो 2 सखियाँ दिखाई है, प्रियमवदा और अनुसुईया, और महाराजा दुष्यंत, ये 3-4 कैरेक्टर्स बस हमें ज़्यादातर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। और जो आश्रम है, आश्रम में जो महर्षि कण्व के जो शिष्य है, वो 1-2 सीन्स में जहाँ पर वे यज्ञ आदि कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें दिखाया है, जो कि एक बात मुझे बहुत पसंद आई फिल्म की। उस समय थोड़े आश्रम में शिष्य आदि दिखाई देते हैं, पर बाकी सीन्स जब आप देखेंगे तो आश्रम ज़्यादातर बस पूरा खाली खाली हमें दिखाई देता है। एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखाई है, उस पर एक छोटी सी कुटिया हमें दिखाई देती है। तो इतने सारे जो शिष्य दिखाए हैं, वे आश्रम में वहाँ पर कैसे रहते हैं, आश्रम की व्यवस्था, थोड़ा कुछ तो उन बातों को उन्हें डेवलप करना चाहिए था। बस डांस नंबर्स के समय कुछ पीछे उन्हें नृत्य करते हुए हमें अलग अलग पात्र दिखाई देते हैं, पर बाकी जगहों पर स्क्रीन बिल्कुल खाली खाली दिखती है। और जो मैंने सेट्स और लोकेशन की बात की, फर्स्ट हाफ में महर्षि कण्व का जो आश्रम है, उसके इर्द गिर्द जो जंगल उन्होंने दिखाया है, वो हमें फर्स्ट हाफ में देखने को मिलता है, जो पूर्ण रूप से फेक लग रहा था। हालांकि गुणशेखर जी ने उन सारे सीन्स को बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है, जैसे कि कोई देखकर बस मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा लगे कि जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। इस प्रकार से उस जंगल को उन्होंने सुंदर बनाने का प्रयास किया है, पर वो रियल नहीं लग रहा था। और फिर सेकंड हाफ में आने के बाद में पूर्व साम्राज्य का वैभव उन्होंने दिखाया है। राज दरबार का जो सीन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था, वो काफ़ी हद तक रियल लग रहा था। वो बात मुझे पसंद आई, पर फर्स्ट हाफ में पता नहीं, सब कुछ बस फेक फेक लग रहा था। और एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो उन पर बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटिंग थे। एक और बात जो हमें डिसअपॉइंट करती है वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान न देना। एक तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कैरेक्टर्स पहले ही बहुत कम थे, जो है उन्हें भी डेवलप करने पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पूरा का पूरा जो फोकस था डायरेक्टर का वो बस विजुअल्स पर था, और समंथा, शकुंतला, उनकी सुंदरता को दिखाने पर था। पर वह सुंदरता भी एक जगह पर जाने के बाद में थोड़ा अंग प्रदर्शन ज़्यादा लगने लगता है सुंदरता की अपेक्षा। अब बात करते हैं कौन सी बातें मुझे पसंद आई। सबसे पहली बात तो फिल्म बनाने के पीछे की जो भावना थी वो अच्छी थी। अच्छी भावना के साथ में उन्होंने इतिहास को प्रस्तुत किया है, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसके लिए बिल्कुल आप इस फिल्म को देख सकते हैं। कई सारी जो छोटी छोटी कथाएं हैं वो उन्होंने जिस प्रकार से इस फिल्म के माध्यम से दिखाई है, वो बचपन से सुनते हैं। आप में से भी बहुत सारे मित्रों ने उन्हें सुना होगा, पर जो नई जनरेशन है उन्हें इनके बारे में नहीं पता होगा। तो इस फिल्म के माध्यम से ये जो कथाएं उन्होंने बताई है ये मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि दुर्वासा ऋषि, उनका इतिहास, भगवान शिव जी का क्रोध ही उनके रूप में कैसे अवतरित हुआ था, या उनका श्राप जो देना था उसके पीछे भी कैसे एक उनकी लीला थी, कुछ सृष्टि का विधान था जो होना आवश्यक था। अगर आप और ज़्यादा थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि
दुर्वासा ऋषि ब्रह्मज्ञानी संत थे और इस कारण से मन में जो कुछ भी क्रोध की वृत्ति हो या उसका बस वे उपयोग करते थे, उससे वे अंदर से विचलित नहीं होते थे। हालांकि इतना डिटेल में कोई उन्होंने फिल्म में नहीं बताया, पर कम से कम उन्होंने दुर्वासा ऋषि की पूरी कथा बताई है कि भगवान शिव जी का क्रोध ही उनके रूप में कैसे अवतरित हुआ था। तो ये एक बात मुझे पसंद आई। इसके साथ में ही रामायण की भी कुछ कथाएं उन्होंने बताई है, जैसे कालनेमी राक्षस महर्षि कण्व के आश्रम पर, कालनेमी राक्षस और उसके दो भाई हैं, वे तीनों उस यज्ञ को भंग करने के उद्देश्य से महर्षि कण्व के आश्रम पर आक्रमण करते हैं। तो कालनेमी राक्षस कौन है? रामायण में जिस मरीचि ने उस हिरण का रूप लिया था, या जो रामायण में भी एक कालनेमिक राक्षस का उल्लेख आता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो उसने कालनेमी राक्षस ने बाधा उत्पन्न की थी एक साधु का वेश लेकर। वो कथा उन्होंने बताई और उनके ही वंशज ये कालनेमी कैसे है जो अभी महर्षि कण्व के आश्रम पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी कहानियां बातें उन्होंने बताई है, ये मुझे पसंद आई। और फिल्म में कहीं पर भी कोई जबरदस्ती का वामपंथी या वोक एजेंडा नहीं था, जैसा इतिहास है वैसा ही उन्होंने फिल्म में प्रस्तुत किया है। अब कुछ मित्रों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये तो ऐतिहासिक फिल्म है, इसमें कहाँ से वामपंथी या वोक एजेंडा आ गया? तो देखिए बहुत सारे मित्रों को ये जो वामपंथियों का इकोसिस्टम है, लेफ्ट का इकोसिस्टम है, वो कितना ज़्यादा किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में हमारे इतिहास को करप्ट करने के लिए काम करता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करने पर काम करता है, इससे बहुत सारे मित्र अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था, पर अगर यही फिल्म बॉलीवुड बनाता या कोई वामपंथी फिल्म मेकर बनाता तो वो कैसे इन सब बातों को प्रेजेंट करता, आप कल्पना करिए। जैसे कि हमने इस पर कई बार चर्चा की हुई है कि एस एस राजामौली जी ने बाहुबली में जो कालकेयास को दिखाया है वो एक काल्पनिक पूरी तरीके से फिक्शनल कहानी है। कालकेयास जैसा कोई भी ऐसा वर्ग समाज का नहीं है, वो एक काल्पनिक कहानी उन्होंने वहां पर दिखाई है। पर वामपंथी फिल्म मेकर्स के वामपंथी क्रिटिक्स के रिव्यूज अगर आप देखेंगे ना, कई जगह पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि एस एस राजामौली जी ने कैसे ब्राह्मणवादी विचारधारा को इसके माध्यम से स्प्रेड किया है और समाज के किसी एक विशिष्ट वर्ग के साथ में कालकेयास को जोड़कर एक प्रकार से समाज को बांटने का प्रयास वामपंथी क्रिटिक्स ने बाहुबली फिल्म का उपयोग करके भी किया। तो किस प्रकार से लोगों में और ज़्यादा एक प्रकार से खाई उत्पन्न करना, जात पात में और ज़्यादा लोगों को बांटना, ये वामपंथी फिल्म मेकर्स हो, लेखक हो, ये करते आए हैं, हमेशा से ही करते आए हैं। और इसके कई सारे प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने 3-3.5 वर्ष पहले आपको एक न्यूज़ बताई थी, देखिए कि मधुमंटेना दीपिका पादुकोण को साथ में लेकर पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक नॉवेल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। महाभारत पर आधारित ये फिल्म होगी, पर द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो जो नॉवेल है उसके बारे में मैंने जितने कुछ रिव्यूज़ ऑनलाइन वगैरह पढ़े हैं, उसमें वही फेमिनिस्टों के एजेंडा के अनुसार, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार महाभारत को उन्होंने प्रेजेंट किया है। द्रौपदी की सेक्सुअल फैंटेसीज, कर्ण के प्रति उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन, अपने पतियों से नाराज़ होना, पेट्रियार्की वगैरह वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने महाभारत को उस नॉवेल में प्रेजेंट किया है। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन नाम से अपने मन के अनुसार किसी फलाने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण, किसी फलाने कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत, ऐसी कई सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की जो लेखिका है, उनकी ही एक और नॉवेल है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स। उसमें सीता मैया के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण को दिखाया है। हालांकि उसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, उसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े नहीं है, पर ऐसा ही फेमिनिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से रामायण, इतना मैंने उसके बारे में पढ़ा है। केवल यही नहीं, अब शकुंतला, उनकी ही कहानी के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वे महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। मेनका को विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से भेजा गया था। मेनका उसमें सफल भी हो जाती है। उसके बाद में शकुंतला का जन्म होता है। मेनका उस पुत्री को वही जंगल में छोड़कर वे चली जाती है। अब मेनका की, विश्वामित्र और मेनका, इनकी ये जो ऐतिहासिक कहानी है, कथा है, इस पर भी आपको कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी जिनमें यही फेमिनिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे इतिहास को उन्होंने प्रेजेंट किया है। जैसे कि भाई मेनका की वो चॉइस थी कि उसे विश्वामित्र जी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना था, वो कैसे अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर काफ़ी लिबरेटेड विचारों की थी, खुले विचारों की थी, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहती थी, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को वो एक्सप्लोर करना चाहती थी। इस प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पुस्तकें, वामपंथियों के विचार आपको ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो पढ़ने को मिल जाएंगी।
केवल यही नहीं, शूर्पणखा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें आपको रामायण का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, जहाँ पर लंकास प्रिंसेस वगैरह ऐसी कुछ पुस्तकें आपको मिल जाएंगी जिसमें शूर्पणखा कैसे बस अपने सेक्सुअलिटी को लेकर खुले विचारों की थी और उसको कैसे गलत हम समझते हैं वगैरह वगैरह। ये ऐसी पुस्तकें भी मिल जाएंगी। तो अगर यही फिल्म शाकुंतलम अगर कोई वामपंथी फिल्म मेकर बनाता तो वो सब कुछ ऐसा कुछ घटिया माइंडसेट से या बहुत ही कैसे उस समय के समाज कितना टूटा हुआ था, बस जो बातें कभी थी भी नहीं वो भी डालकर कैसे जात पात में बटा हुआ था उस समय का समाज, कितने लोग घटिया थे, घिनौने थे। और जो कालनेमी राक्षस को महर्षि कण्व के आश्रम पर आक्रमण करते हुए दिखाया है, तो उस कालनेमी को भी समाज के किसी वर्ग के साथ में जोड़कर, और ये जो यज्ञ वगैरह करने वाले जो महर्षि कण्व के शिष्य हैं उनको भी कुछ ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की वाला वगैरह, इस प्रकार से कोई वामपंथी फिल्म मेकर इतिहास को प्रस्तुत कर सकता था या कर सकता है, या कुछ पुस्तकें इस पर भी होंगी, शायद मैंने पढ़ा नहीं है। या इवन बाद में जो मछुआरे का पात्र है जिसे वो अंगूठी मिलती है शकुंतला के हाथ से गिरी हुई, वो बाद में वो मछुआरा महाराजा दुष्यंत के पास वो अंगूठी लेकर के जाता है। तो उसको लेकर भी कोई वामपंथी फिल्म मेकर होता तो यही और ज़्यादा जो भी वामपंथियों का झूठा इतिहास है, जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर आने के बाद झूठा इतिहास लिखा, और ज़्यादा हिंदुओं को जात पात में बांटने का प्रयास किया, उसी दृष्टिकोण से वो पूरे उस घटना को कोई वामपंथी फिल्म मेकर दिखाता, और ज़्यादा लोगों को बांटने का प्रयास करता। हालांकि वामपंथी फिल्म मेकर ये भूल जाते हैं कि महाभारत स्वयं वेदव्यास जी की रचना है, जो स्वयं एक मछुआरन के पुत्र है। वेदव्यास जी स्वयं एक मछुआरन के पुत्र है, उनका पूरा रंग काला था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है महर्षि वेदव्यास जी को। तो ये जात पात में जो बांटने का प्रयास है, या ये जो झूठा इतिहास है, ब्रिटिशों ने यहाँ पर आने के बाद में हिंदुओं को कन्वर्ट करने के उद्देश्य से, इस देश की सिविलाइजेशन को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने कई सारा झूठा इतिहास और ज़्यादा आगे स्प्रेड किया गया है। और वामपंथी फिल्म मेकर्स आज भी अपनी फिल्मों के माध्यम से इसी प्रकार से और ज़्यादा लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पर शाकुंतलम ये एक तेलुगु फिल्म है। गुणशेखर जी ने जैसा इतिहास में महाभारत में वर्णन है वैसा ही इस फिल्म में वो प्रस्तुत किया है। कहीं पर कोई ज़बरदस्ती का ऐसा वोक एजेंडा इसमें नहीं था। हालांकि दुख की बात यह है कि भावना भले ही अच्छी हो, पर प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, विजुअल्स, तीनों ही जगहों पर फिल्म हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, और बहुत बढ़िया तरीके से इस इतिहास को प्रस्तुत किया जा सकता है। आशा करते हैं कि आगे जाकर ऐसी और कई सारी जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथाएं हैं उन पर और भी फिल्में बने। पौराणिक की अपेक्षा ऐतिहासिक फिल्में बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक बार अगर आप फिल्म देखना चाहें तो देख सकते हैं, पर बस कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना फिल्म से। मैं शाकुंतलम को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ थिएटर में रिलीज किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। अगर आप देखना चाहें परिवार के साथ में तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।